नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नवीं कक्षा के सभी बच्चों को मेरा सुप्रभात। कल तक हमने जो बातें की वहाँ से आज आगे बढ़ते हैं। कल अंत में हमने कर्ण के चरित्र को, कर्ण के जीवन दर्शन को देखा। रश्मिरथी खंड काव्य से लिया गया एक छोटा सा अंश दिनकर जी द्वारा लिखित, उनको कल समाप्त किया। आज भाग 1 के अंदर ये देखने का है पांचवा गद्य जो है स्वराज्य की नींव, विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित इस गद्य को देखना है। विष्णु प्रभाकर जी ने मुजफ्फर जिले के मिरनपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा जो है वो अपने गांव में उच्च शिक्षा हिसार में ली थी। पंजाब सरकार की सेवा करके बाद में सन 1974 में दिल्ली आ गए। तब दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य की सेवा में लग गए। उसके बाद उन्होंने अपनी कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, संस्मरण, रेखाचित्र आदि कृतियों का निर्माण किया। ढेर सारी रचनाएं उन्होंने लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं जो है उनके अंदर ढलती रात, स्वप्नमयी उपन्यास है, संघर्ष के बाद कहानी संग्रह है, नवप्रभात डॉक्टर नाटक है, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक, ये सब एकांकी संग्रह है। जाने अनजाने, स्मरण, रेखाचित्र, आवारा मसीहा, शरदचंद्र की जीवनी आदि उनकी सब रचनाएं हैं। विष्णु प्रभाकर जी को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आकाशवाणी दिल्ली केंद्र में नाट्य निर्देशक के रूप में, नाटक निर्देशक के रूप में काम उन्होंने पद संभाला था और काम किया था। बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने आकाशवाणी केंद्र के अंदर भी काम किया। उसके बाद संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त और भाषा सहज एवं सरल की हुई थी। यहाँ पर जो प्रस्तुत एकांकी है, एकांकी यानी कि एक ही अंक होता है, दृश्य 3 होते हैं, उसे एकांकी कहते हैं। स्वराज्य की नींव के पत्थर बनना, नींव डालना, शुरुआत करना, किसी कार्य की शुरुआत जो होती है उसे नींव कहा जाता है, नींव डाला कहा जाता है। प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में जो विप्लव हुआ था, लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन इस कहानी के अंदर किया गया है। 1857 में लक्ष्मीबाई ने जो संघर्ष किया और स्वतंत्रता के लिए जो नींव की शुरुआत की, स्वराज्य की नींव डाली, उसी बात को यहाँ पर उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। स्वराज्य की नींव डालने में स्त्रियों का क्या योगदान है, उसी बात को उन्होंने यहाँ महत्वपूर्ण रूप से स्त्रियों का योगदान जो है उनको दिखलाने का प्रयत्न किया है। साथ साथ प्रस्तुत एकांकी के अंदर नींव के पत्थर, जिनकी त्याग और तपस्या, बलिदान द्वारा ही स्वराज्य प्राप्ति नहीं हो सकती, नहीं हुई। इन सभी व्यक्तियों ने बहुत ही बड़ा त्याग किया, बहुत ही बड़ी तपस्या की, बहुत ही बड़ा बलिदान दिया, तब जाके हमें स्वतंत्रता मिली है, स्वराज मिला है। और देश प्रेम एवं नवजागरण की भावना जगाने अपनी सार्थकता समझते हैं। वो लोग ऐसा समझते हैं कि देश के अंदर नवजागरण जगाना है, नवचेतना जगानी है और पूरे देश के अंदर बहुत ही बड़ा काम करना, ऐसी उनकी
बलिदान और त्याग की भावनाएं उनके अंदर रहती है। उस जमाने में 1857 के आसपास जो विप्लव हुआ था, जो विद्रोह हुआ था, जो क्रांति हुई थी, स्वराज्य प्राप्ति की नींव डाली गई थी, उसमें स्त्रियों का क्या योगदान है, यहाँ उसी बात को दिखलाया गया है। एकांकी के प्रमुख पात्र जो है वो इस प्रकार से है। लक्ष्मीबाई, मुंदर, तात्या, जूही, रघुनाथ और सेनानायक। ये 6 प्रमुख पात्र हैं। एकांकी मंच पर भी हम अभिनय करके दिखला सकते हैं, वैसे बहुत ही अच्छी एकांकी। अब देखो एकांकी कहां से शुरू होती है, प्रस्तावना देते हैं। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ हो। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों का कुर्ती लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है। मंच पर पर्दा उठता है और दृश्य अंकित होता है। दृश्य दिखाई देता है। मंच पर कैसा दृश्य है, युद्ध भूमि का दृश्य है। चारों ओर हथियार, चारों ओर घायल सैनिक पड़े हुए हैं, ऐसा दृश्य दिखलाया गया है। कैंप जो है वो नजदीक ही है, मतलब युद्ध के लिए राज्य से बाहर जाता था। राज्य को छोड़ के सपाट भूमि पर युद्ध खेले जाते थे, यानी कि युद्ध भूमि अलग हुआ करती थी, वहां जाकर ही युद्ध लड़ा करते थे। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाया जाता है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखलाया जाता है। मंच पर पर्दा उठने के साथ महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ, महारानी लक्ष्मी अपनी सखी जूही के साथ प्रवेश करती है। दोनों की जो वेशभूषाएं हैं वो युद्ध भूमि में जाने की वेशभूषा उन्होंने पहन के रखी है। सैनिकों की वेशभूषा में है, लाल रंग की वेशभूषा उन्होंने पहनी है, जो युद्ध भूमि में ही पहनी जाती थी। अब देखो मंच पर आते ही, प्रवेश करते ही लक्ष्मीबाई अपनी सहेली जूही को क्या कहती है, मेरे देखते देखते क्या हो गया जूही, झांसी कालपी ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। जूही से कहते हैं कि मैंने देखते देखते मेरी नजरों के सामने ही सब कुछ चला गया। मतलब ढेर सारे किले चलते रहे, झांसी काबली ग्वालियर, ये भी हमारी मंजिल है, दुश्मनों की भी मंजिल है, उनको प्राप्त करने की, बचा के रखने की हमारी उम्मीदें हैं। स्वराज को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अट जाता है। उसे पाश करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। ऐसा लगता है कि स्वराज हमें मिलेगा, पर बीच में हिमालय जैसी विपत्ति आ पड़ती है। हम दूर ही रह जाते हैं स्वराज को प्राप्त करने से। ढेर सारी मुसीबतें सामने खड़ी हो जाती है, ढेर सारे विघ्न खड़े हो जाते हैं। उनसे जूझती हूं तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही उधर क्षितिज पर देखो। उनसे जूझने का प्रयत्न करती हूं तो नाविक सो जाते हैं। और हिमालय अट जाता है, उसे पास करती हूं तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। उनको दूर करने का प्रयत्न करती हूं तो महासागर की थपेड़े विघ्न रूप बन जाती है और कोई मुसीबत खड़ी हो जाती है। कहने का मतलब ऐसा है कि एक मुसीबत को दूर करती है, दूसरी मुसीबत सामने आ जाती है। उनसे जूझती हो तो नाविक सो जाते हैं, उनसे जूझती हो तो
महासागर में नाव चलाने वाले नाविक सो जाते हैं, दिशाहीन मेरी नाव बन जाती है। कहने का मतलब यह है कि मैं जिस दिशा के अंदर जाना चाहती हूँ या तो स्वराज को प्राप्त करना चाहती हूँ, उस दिशा की ओर आगे बढ़ ही नहीं पाती, कोई ना कोई विघ्न आ जाता है। देखो, नाविक सो जाते हैं मतलब महाराज सो जाते हैं। महाराज इसमें कुछ किसी प्रकार का कोई ध्यान ही नहीं देते। देखो जो ही उधर क्षितिज पर देखो कैसे लपकती हुई लपटे उठ रही है। जूही को कहती है कि क्षितिज की ओर देखो कैसी लपटे उठ रही है। हम कुछ कर नहीं पा रहे, दिन ब दिन समय बीतता ही जा रहा है। ऐसे ही हम हमारे स्वराज के लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसा अफसोस अपनी सहेली जूही के पास तो करती। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है, प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है। आकाश के अंदर ढेर सारे बादल निकल चुके, संध्या होने का समय हो चुका है, सूर्यास्त हो रहा है, यानी कि दिन ढल रहा है। हमारे राज्य की भी यही स्थिति है, झांसी की भी यही स्थिति है कि उनकी सत्ता का अस्त होने वाला है, सत्ता चली जाने वाली है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम। प्रलय की भूमिका है, इस समय तो हमें प्रलय लाना चाहिए। हमारे स्वराज को बचाने के लिए प्रलय की जरूरत है, पर क्या करें? राव साहब मतलब उनके पतिदेव तो भोग विलासिता में पड़े, रक्तमंडल की छाया में यशो आराम में मशगूल है, अपने महल से बाहर निकलते नहीं। प्रजा क्या करती है, दुश्मन किस प्रकार से छल कपट रचते हैं, किस ओर से हम पर आक्रमण होगा वो भी सोचते नहीं। सैन्य को कुछ कहते नहीं, सेनापति को किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं देते। बड़ी विकट परिस्थिति हमारे सामने है। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती कि महारानी फिर बोल उठती है, आवेश में आ जाती है, क्रोधित हो जाती है, क्रोध के आवेश में चुप हो जाती है। जूही कुछ कहे उनसे पहले फिर से वो बात अपनी संभालती है और फिर से अपने विचारों को रखती है। जूही मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही से कहती है कि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि दुश्मनों का कैसा भी हल्ला हो, हम अपनी झांसी को कभी देंगे, हम दुश्मनों के सामने हारेंगे नहीं या तो झुकेंगे नहीं। पर झांसी भी आज मुसीबत में है, वो भी दुश्मन ले जा रहे हैं, ऐसी स्थिति का निर्माण हो चुका है। सहसा तीव्र होकर, नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। सहसा एक आवेश में आकर कहती है कि झांसी अभी गई नहीं और मैं झांसी जाने नहीं दूंगी। किसी भी हालत में महाराज को कुछ करे या न करे, मैं अपने ओर से सामना करने के लिए तैयार हूँ। वैसी विचार वो अपनी सहेली जूही के सामने रखती है। दोनों के बीच में मंच पर संवाद होता है एकांकी का। मैं अकेली हूं, लेकिन उनसे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। लक्ष्मीबाई अपने विचार रखती है कि महाराज और पूरा सैन्य किसी बात से चिंतित नहीं, और झांसी जब चली जा रही है हमारे हाथ से, ऐसा महसूस में कर रही हूं। पर मैं अकेली हूं तो क्या हुआ, मैं दुश्मनों को झांसी पर अपना हाथ पड़ने नहीं दूंगी, मैं झांसी जाने नहीं दूंगी। देखो अब जूही क्या करे। इन ऐसी बातें सुनकर महारानी लक्ष्मीबाई का अफसोस और विरोध सुनकर जूही क्या कहती है। जूही, कौन कहता है आप अकेली है महारानी, आप तो गीता पढ़ते हैं, फिर यह निराशा कैसी। गीता के बारे में कहते हैं, गीता पुस्तक महाभारत की युद्ध भूमि में ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन ने जब हथियार छोड़े थे उस समय कृष्ण ने उनको जो उपदेश दिया, जो संदेश दिया, उसे गीता के नाम से जाना। और जूही कहती है कि आप अकेली है, वैसा क्यों मान लेती है महारानी।
महारानी हम आपके साथ हैं और ऐसी निराशा कभी भी नहीं लानी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। वैसा कृष्ण ने अर्जुन को कहा था। आप तो बढ़ रहे हैं, कैसे निराश हुआ जाए? लक्ष्मीबाई जूही का प्रत्युत्तर देते हुए कहती है, क्या कहती है? देखो, मैं निराश नहीं हूं, मैं जानती हूं कि मैं झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? जूही को आश्वासन देते हुए कहती है कि मैं निराश नहीं हूं, मैं किसी भी हालत में झांसी लेकर ही रहूंगी, झांसी को जाने नहीं दूंगी। पर याद है उस दिन बाबा गंगादास ने क्या कहा था? जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। जब तक हमारे राज्य के अंदर छुआछूत है, हम जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था के कारण ये बड़ी ही खाई बन चुकी है, और उस खाई को जब तक हम मिटा नहीं पाएंगे, मनुष्य के बीच में जो भिन्नता के बीज बोए गया है, उस बीज को मिटा नहीं दिया जाएगा, तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। और छुआछूत और उच्च नीच के भेद नहीं मिट जाता जब तक विलास प्रियता को छोड़कर और राजमहल में महाराज और अन्य व्यक्ति जो जिम्मेदार व्यक्ति है, वो सब के सब भोग विलासिता में डूबे हुए, विलास प्रियता में वैभव को प्राप्त करके बैठ चुके हैं, उन्हीं में मस्त हो चुके हैं। किसी बात की कोई चिंता नहीं, किसी बात के कोई नए विचार नहीं, कोई भविष्य का आयोजन नहीं। जनसेवक सच्चे अर्थ में वो बनेंगे तब ये हो सकता है। दो बातें उन्होंने बताई, एक छुआछूत का भेद मिट जाए और जनसेवक सच्चे अर्थ में विलास प्रिय व्यक्ति बन जाए तो ही हमारे राज्य को बचाया जा सकता है। तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। स्वराज्य को प्राप्त करना है तो जनसेवक बनो, छुआछूत के भेदभाव को छोड़ के सभी को साथ में रखो, तो ही स्वराज्य की प्राप्ति हो सकती है। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। और स्वराज को प्राप्त करना है तो तीन बातें उन्होंने बताई, सेवा को अपनाओ, त्याग को अपनाओ, या तो बलिदान को। ये तीन बातें ऐसी है, सेवा करने की हमारी तैयारी होनी चाहिए, त्यागने की तैयारी होनी चाहिए, या तो बलिदान देने की, अपने आप का बलिदान देने की तैयारी होनी चाहिए। वहां पर पीछे हटेंगे तो स्वराज की प्राप्ति नहीं होगी। और ये विलास प्रिय लोग तो वैभव में पड़े हुए, उनको छुड़ाने का काम करना पड़ेगा। इन तीन बातों से ही स्वराज की प्राप्ति हो सकती है। जूही अब महारानी की बात को लेकर जूही प्रत्युत्तर देती है, क्या कहती है अपनी सहेली लक्ष्मीबाई से? देखो, लेकिन महारानी उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज की नींव का पत्थर बनना। बाबा गंगादास ने ऐसा कहा था कि स्वराज प्राप्ति से अच्छा है कि स्वराज प्राप्ति के लिए नींव बनना, यानी कि नींव बनना, यानी कि किसी कार्य को, अच्छे कार्य की शुरुआत करना बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब तक अच्छी शुरुआत नहीं कर पाओगे तब तक आपके साथ चलने वाले लोग कोई नहीं होगा। अच्छे लोग आपके पीछे, आपके विचारों को समझकर पीछे पीछे चले, उनके लिए अच्छे विचार होने चाहिए आपके। यह तो उन्होंने कहा था कि स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, मतलब सारा माहौल बनाना, बैकग्राउंड बनाना, स्वराज की नींव का पत्थर बनना। और स्वराज स्थापने से पहले उनके नींव का पत्थर बनना। नींव का पत्थर, किसी भी बिल्डिंग के नींव के पत्थर पर ही पूरी बिल्डिंग बनी खड़ी रहती है। गुजराती में कहूँ तो पायाना पत्थर बने।
नींव के पत्थर बनना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब शुरुआत करके इन सभी बातों को, सेवा, त्याग और बलिदान को लेकर हम अपने आप का बलिदान देने के लिए तैयार है, मगर स्वराज्य की नींव स्थापेंगे ही। सफलता और असफलता, जूही आगे कहती है सफलता और असफलता हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है। जूही कहती है कि सफलता मिले या असफलता मिले वो हमारे हाथ में नहीं है, हम तो सिर्फ प्रयत्न करेंगे, मेहनत करेंगे, जूझने का प्रयत्न करेंगे, सामना करने का प्रयत्न करेंगे, दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। सफलता मिले या निष्फलता मिले वो ईश्वर पर छोड़ दो, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है। नींव के पत्थर बनने से कौन रोक सकता है कि हम अपने आप का बलिदान दे देंगे और शुरुआत करेंगे स्वराज्य प्राप्ति की। हमारा अधिकार है और बलिदान देने का तो हमारा अधिकार है, कोई नहीं रोक सकता। 1947 में स्वातंत्र्य मिला, पर नींव 1857 में झांसी लक्ष्मीबाई ने डाली स्वराज प्राप्ति की, ब्रिटिशरों से मुक्त होने की, दुश्मनों के सामने अपने स्वराज को मुक्त कराना, वहां से विचार पैदा हुई। मूल्य इनका है, महत्व इनका है कि शुरुआत किसने की, स्वराज की, स्वतंत्रता की, स्वातंत्र्य प्राप्ति की शुरुआत लक्ष्मीबाई ने की। बाद में तो पूरे भारत के अंदर आग लग चुकी थी। सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु ने पूरे हिंदुस्तान को जगाने के लिए अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। हार चुके थे वो कि हिंदुस्तान ऐसे नहीं जगेगा। हिंदुस्तान को जगाने के लिए, हिंदुस्तान को हमारी ओर आकर्षित करने के लिए अपने आप का बलिदान देना ही पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने असेंबली बम कांड पकड़े गए, फांसी की सजा फरमाई गई, फांसी के तख्ते पर समय से पहले उनको लटका दिया जाता है। पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मच जाता है और पूरा देश स्वराज प्राप्त करना है, स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, वैसी एक मांग उठ चुकी है। और ब्रिटिशरों को लगा कि अब इस देश में हम रहें, रुक नहीं पाएंगे, हमें जाना ही पड़ेगा। यानी कि शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण है। जूही ने कहा कि वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम बलिदान देकर भी नींव के पत्थर बनकर रहेंगे। लक्ष्मीबाई कहती है क्या जूही की बात को लेकर मुस्कुराकर शाबाश मेरी कर्नल, शाबाश मेरी कर्नल, उनको प्रोत्साहित करते हैं। तुम लोगों से मुझे यही आशा है जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा, और जिस राज्य की नींव आप जैसी स्त्रियां बन रही है वो राज्य ही महान होगा, निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं। लक्ष्मीबाई जूही के सामने अपनी लाचारी दिखलाती है, कहती है कि मुझे इस बात का पता नहीं कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम लाचार हैं, मजबूर हैं। हमारे पास पूरी शक्ति है फिर भी अनुशासन नहीं, इसीलिए आज हम डूबते जा रहे हैं, फिर भी दुर्बल है। हमारे पास ताकिया जैसे सेनापति है फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। ग्वालियर जैसा किला हमारे पास और ताकिया जैसे सेनापति है जो उस जमाने में सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। ऐसा पराक्रमी सेनापति है जो किसी बात पर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे बिना रहता ही। हर किले की जीत में उनका बहुत योगदान हुआ करता। ऐसा बहादुर सेनापति होते हुए भी हम कुछ कर नहीं पा रहे, वही बात दुख की बात है। जूही कहती है जानती हूँ महारानी हम विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर प्रवेश करती है। जूही कहती है कि जानती हूँ हम विलासिता में डूब गए हैं। तीसरा पात्र महारानी और जूही के बीच में ये बातें चल रही है, अपने राज्य के प्रति चिंता चल रही है। उसी समय मुंदर नाम की एक और स्त्रियां प्रवेश करती है।
एक स्त्री प्रवेश करती है, क्या कहती है? देखो मुंदर कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब सेनापति तात्या। मुंदर ने आरोप लगाया कि मुस्कुराती हुई आती है और कहती है कि कौन कहता है राव साहब डूब गए। बांदा के नवाब राव साहब और सेनापति तात्या दोनों विलासिता में डूबे हुए, जिन पर राज्य की पूरी जिम्मेदारी, स्वराज की जिम्मेदारी, वही व्यक्ति विलासिता में डूबे हुए हैं, दोनों ही डूबे हुए, हम कोई डूबे नहीं। वैसी बात मुंदर आके कहती है, देखो जूही सहसा नहीं सुन मुंदर सेनापति ने। जूही जो है वो तात्या का बचाव करती है, सेनापति का बचाव करती है कि सेनापति नहीं। अब देखो दोनों स्त्रियों के बीच में कैसी बातचीत होती है, दोनों का संवाद देखो। मुस्कुराती है, ओ संधि तुम तो उनका पक्ष लोगी। मुंदर उन पर आरोप लगाती है कि वो समझ गई तुम तो तात्या का ही पक्ष लोगी। जूही दृढ़ स्वर में, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपनी तन मन का स्वामी मानते हैं। जूही कहती है कि तात्या विलासिता में डूबा नहीं, पर तात्या का स्वभाव है कि अपने महाराज के प्रति वो वफादार है। तन मन से वो महाराज को अपना स्वामी मानते हैं। जब तक अपने स्वामी कुछ नहीं कहेंगे तब तक तात्या कुछ करेगा नहीं। इसीलिए वो शांत बैठा है। वो जानता है कि चारों ओर अनुशासन बिगड़ चुका है, फिर भी महाराज के आदेश के बिना वो कुछ नहीं करेगा। अपना स्वामी ही कुछ नहीं कहेगा तब तक तात्या कुछ नहीं कहेगा। मुंदर, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो। मुंदर आरोप लगाती है कि जूही तू तात्या को अपना स्वामी मानती है, इसीलिए उनका पक्ष ले रही है। जूही, हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा चुकी। जूही कहती है कि मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी, पर स्वराज की जब बात आती है, राष्ट्र की जब बात आती है, तो मैं महाराज को भी ठुकरा सकती हूँ। तात्या तो क्या चीज है? सबसे बड़ी बात है कि हमारे स्वराज की रक्षा करना वही मैं समझती हूँ। उनके लिए मैं सबको ठुकरा सकती हूँ, स्वराज के लिए। ये जूही की देशभक्ति है। मुंदर और आगे बात करती है, देखो मुंदर चपका कर, जूही तू तो नाराज हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं? मुंदर बात को बदलने का प्रयत्न करती है। जूही को जो कहना था वो कह भी दिया और हंसकर कहती है कि भाई मैं तो ऐसे ही कह रही थी, तू उनको अपना स्वामी मानती है तो तू उनको रोकती क्यों नहीं? तू अगर रोकेगी तो तात्या रुक ही जाएगा। लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है। मुंदर, मैं जानती हूँ जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह धुतकार दिया था। राव साहब ने जब जूही को राजमहल में नाचने के लिए बुलाया था और तात्या उनको बुलाने के लिए आया था, तो तात्या को भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया था, कह दिया था कि मैं नहीं आ सकती, मुझे ये नहीं करना है। और तात्या चला गया था, तात्या के साथ वो गई नहीं थी। ऐसा लक्ष्मीबाई जूही के बारे में कहती है कि मुंदर, उन्होंने तात्या को भी ना कह दिया था। वो विलासिता में पड़ना नहीं चाहती क्योंकि परिस्थिति को समझती है। यहाँ तक बात रखते हैं, आगे सोमवार को मिलेंगे, परसों मिलेंगे, तब आगे इस एकांकी को पढ़ने का प्रयत्न करें।